Good morning students. Today I will teach you science. Chapter 17 वन हमारी जीवन रेखा। एक शाम वूजो एक वृद्ध व्यक्ति के साथ पार्क में गया। उसने उनका परिचय अपने मित्रों से कराया। प्रोफेसर अहमद विश्वविद्यालय में कार्यरत एक वैज्ञानिक थे। बच्चे खेलने लगे और प्रोफेसर अहमद एक बेंच पर बैठ गए। वे थके हुए थे क्योंकि उन्होंने शहर के स्वर्ण जयंती समारोह में भागीदारी की थी। थोड़ी देर में बच्चे उनके इर्द गिर्द आकर बैठ गए। बच्चे समारोह के बारे में जानना चाहते थे। अब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद वरिष्ठ नागरिकों ने शहर की बेरोजगारी की समस्या पर चर्चा की थी। शहर के ठीक बाहर स्थित वन्य क्षेत्र की सफाई करके एक कारखाना स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई थी। इससे शहर की बढ़ती जनसंख्या में नौकरी पाना एक मौका मिलेगा। बच्चों को बहुत आश्चर्य हुआ जब प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि अनेक लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया था। प्रस्ताव के विरोध का कारण बताते हुए प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना हमारे फेफड़े हैं। भाई हरे भरे वन होंगे तभी तो हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाएगी। तो वन जल शोधन तंत्रों के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी बातें सुनकर बच्चे भ्रमित हो गए। प्रोफेसर अहमद समझ गए कि बच्चों ने वन नहीं देखा है। बच्चे वन के बारे में और अधिक जानना चाहते थे। अतः उन्होंने प्रोफेसर अहमद के साथ वन में जाने का निश्चय किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा 7.1 वन भ्रमण, यानी कि वन में घूमने का प्रोग्राम बनाया। तो नेक्स्ट संडे प्रातः बच्चे उठे, चाकू, हैंडलेस छड़ी, नोटबुक आदि जैसी कुछ वस्तुएं साथ लेकर प्रोफेसर अहमद साथ गांव के समीप के वन की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें पास के गांव का अपनी उम्र का एक लड़का टीबू मिला जो अपनी चाची के साथ मवेशियों को वन में चराने के लिए जा रहा था। उन्होंने पाया कि टीबू बहुत फुर्तीला है क्योंकि वह मवेशियों के झुंड को एक साथ रखने के लिए आनन फानन में या वहां जा रहा है। बच्चों को देखकर टीपू ने उनके साथ चलना शुरू कर दिया, जबकि मवेशियों को लेकर उनकी चाची दूसरी ओर निकल गई थी। जैसे ही उन लोगों ने वन में प्रवेश किया, टीपू ने अपना हाथ उठाकर सबको शांत रहने के लिए संकेत दिया, क्योंकि शोर से वन में रहने वाले जंतुओं को परेशानी हो सकती है। फिर टीबू उन्हें वन में ऊंचाई पर स्थित ऐसे स्थान पर ले गया जहां से सभी वन का व्यापक दृश्य देख सकें। बच्चे आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्हें दूर दूर तक कहीं भी जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। अब विभिन्न वृक्षों के शिखरों ने भूमि के ऊपर हरा आवरण सा बना दिया था। यद्यपि आवरण समान रूप से हरा नहीं था, वहां का वातावरण शांत, ठंडी हवा मंद गति से बह रही थी। इससे बच्चे काफी तरोताजा और प्रसन्न महसूस कर रहे थे। अब नीचे आते समय बच्चे अचानक पक्षियों की चहचहाहट और वृक्षों की ऊंची ऊंची शाखाओं की ओर से कुछ विशिष्ट ध्वनियों का शोर भी उनको सुनकर उत्तेजित हो गए थे। टीबू ने उन्हें शांत रहने को कहा क्योंकि वो कोई जंगली जानवर भी हो सकता है, क्योंकि वहां की सामान्य घटना थी। ये बच्चों की उपस्थिति के कारण कुछ बंदर वृक्षों पर, कुछ शाखाओं पर इधर उधर ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ रहे थे, जिससे वहां पर वे विश्राम कर रहे पक्षी अशांत हो गए थे। किंतु अक्सर अन्य जंतुओं को सचेत करने के लिए विशिष्ट प्रकार की ध्वनि करके चेतावनी देते हैं। टीपू ने यही बताया कि शूकर, वराह या सुअर, गौर, बाइसन, गिदड़, सही, हाथी जैसे जंतु वन के अधिक सघन क्षेत्रों में रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को सावधान किया कि उन्हें वन के अधिक सघन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए। बूजो और पहेली को याद आया कि उन्होंने कक्षा 6 में वनों को आवासों के रूप में पढ़ा था। चित्र 17.3 में आप देख सकते हैं वन एक आवास होते रहने का स्थान। अब वे स्वयं देख रहे थे कि वन किस प्रकार अनेक जंतुओं और पादपों के लिए आश्रय या आवास प्रदान
करते हैं। अब जिस भूमि पर बच्चे चल रहे थे वह उबड़ खाबड़ थी और अनेक वृक्षों से ढकी हुई थी। चित्र 17.4 में आप देख सकते हैं टिबुने, साल्टीक, सेमल, शीशम, नीम, पलाश, अंजीम, खैर, आंवला, बांस, कचनार आदि के वृक्षों की पहचान करने में उनकी मदद की। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वन में अनेक प्रकार के वृक्ष, झाड़ियां, शाख और घास पाई जाती हैं। वृक्षों पर विभिन्न प्रकार की विसर्पी लताएं और आरोही लताएं भी लिपटी हुई थी। वृक्षों की घनी पत्तियों के आवरण के कारण सूर्य मुश्किल से ही कहीं दिखाई दे रहा था, जिससे वन के अंदर काफी अंधकार हो गया था। एक्टिविटी 17.1 में अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को ध्यान से देखकर उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो ऐसी सामग्री से बनाई गई हैं जिन्हें वनों से प्राप्त किया गया होगा। आपकी सूची में काठ से बनी अनेक वस्तुएं जैसे प्लाईवुड, ईंधन, बहुत सारे यूज एक साथ देख पाएंगे। तो देखिए प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से ऊपर की ओर देखकर यह नोट करने को कहा कि वन में जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष शाखाएं किस प्रकार कम ऊंचाई के वृक्षों के ऊपर छत की तरह दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि इसे हम वितान या कैनोपी भी कह सकते हैं। एक्टिविटी 17.2 अपने आसपास के किसी वन या उद्यान में जाइए। इससे पहले प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्रकृति में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में बीज उत्पन्न करते हैं। वन की भूमि उनके अंकुरण और नवोदित और पौध में विकसित होने के लिए अनुकूलित परिस्थितियां प्रदान करती हैं। इनमें से कुछ वृक्ष के रूप में वृद्धि कर जाते हैं। उन्होंने यही बताया कि किसी वृक्ष का शाखीय भाग तने से ऊपर उठ जाता है जो शिखर कहलाता है। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वृक्षों के शिखर की आकृति और माप में परस्पर भिन्न होते हुए हैं। इसी कारण किसी वन में विभिन्न ऊंचाइयों पर क्षैतिज परतें बनी होती हैं। इन्हें अधोतल गति कहते हैं। चित्र 17.7 विशाल और ऊंचे वृक्ष शीर्ष परत बनाते हैं जिनके नीचे झाड़ियां और ऊंची बाग की परतें होती है और सबसे नीचे परत की शाख होती है। क्या सभी वनों में वृक्ष समान प्रकार के दिखते हैं? जलवायु परिस्थिति के कारण वृक्षों और अन्य प्रकार के पादपों की किस्मों में भिन्नताएं पाई जाती हैं। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में विभिन्न तरह की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जंतुओं के प्रकार भी विभिन्न वनों में भिन्न भिन्न तरह के होते हैं। अब कुछ बच्चे झाड़ियों और शाखों के पुष्पों पर यहाँ वहां मंडराने वाली खूबसूरत तितलियों को देखने में व्यस्त थे। उन्होंने झाड़ियों के नजदीक जाकर उन्हें देखने का प्रयास किया। ऐसा करते समय उनके बालों और वस्त्रों पर बीज और झाड़ियां चिपक गई। बच्चों को वृक्षों की छाल, पौधों की पत्तियों और वन भूमि पर सड़ गल रही शैमान पत्तियों पर अनेक कीट, मकड़ियां, गिलहरियां, चींटे और विभिन्न छोटे जंतु भी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उन जीवों के चित्र बनाने आरंभ कर दिए। वन भूमि की सतह गहरे रंग की दिखाई दे रही थी और वह सूखी और शैमान पत्तियों से, मतलब जो नष्ट हो चुकी थी यानी कि सूख चुकी थी बिल्कुल, फलों और बीजों, टहनियों के छोटे छोटे शाखों से ढकी हुई थी। शैमान पदार्थ आर्द्र और गर्म थे। बच्चों ने अपने संग्रह के लिए विभिन्न बीज और पत्तियां एकत्रित कर ली। वन भूमि पर सूखी पत्तियों के ऊपर चलना किसी स्पंजी गलीचे पर चलने के समान प्रतीत हो रहा था। क्या शैमान पदार्थ सदैव गर्म होते हैं? प्रोफेसर अहमद ने सुझाया कि बच्चे इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो एक्टिविटी 17.3 एक छोटा गड्ढा खोदिए। इसे सब्जियों के कचरे और सूखी पत्तियों आदि से भरकर मिट्टी से ढक दीजिए। इसके ऊपर कुछ जल भी डाल दीजिए। 3 दिन बाद मिट्टी के ऊपरी परत हटा दीजिए। क्या गड्ढा भीतर से गर्म लगता है? यह आप घर पर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। वही ने पूछा, वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट दें तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रोफेसर अहमद ने बताया कि तुमने स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा होगा। तुमने पढ़ा है कि हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे शाक भक्षी हों या मांस भक्षी हों, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है और इस प्रकार का क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है।
जिन्हें मेंढक खा लेते हैं। मेंढक को सर्प द्वारा कहा जाता है, मेंढक को सर्प खा लेते हैं, इसी खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ये सब क्या कहलाते हैं? हमारी खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। घास कीट, कीट मेंढक, मेंढक सर्प, सर्प उकाब, गरुड़ यानी कि। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबद्ध होती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ता है तो यह अन्य श्रृंखलाओं को प्रभावित करता है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर होता है। यदि हम वन के किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंडलेस से देखने के लिए कहा। उन्हें सामान्य पत्तियों पर नन्हे मशरूम दिखाई दिए। उन्हें नन्हे कीटों, मिलीपीड़ों, सहस्त्रपादों, चींटी और भृंगों की सेनक भी उन पर दिखाई दी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव कहाँ वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले इन लोगों के अतिरिक्त वहाँ अनेक जीव और सूक्ष्म जीव ऐसे भी थे जो मृत मृदा के भीतर रहते थे। पहले को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि मृत पादपों और जंतु ऊतकों को भी खाते हैं। उन्हें गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं जिसे ह्यूमस कहते हैं। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपके चैप्टर को यही स्टॉप करते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट टर्न पर होगा। तब तक आपको वीडियो को अच्छे से वॉच करना है और बुक से रीड करना है। थैंक यू एवरीवन।